नमस्ते। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाक्य के बारे में। सबसे पहले वाक्य के भेद जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वाक्य के भेद जानने से पहले वाक्य के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो रहेगी जिसमें वाक्य के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि वाक्य क्या होता है, उसके अंग क्या होते हैं, उसके तत्व कौन से होते हैं और उसके भेद क्या होते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में वाक्य के बारे में जानते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू की जाए, पढ़ाना शुरू किया जाए, आप जल्दी से अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं वाक्य के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाक्य किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी मैं जो बोल रही हूँ आपको मेरी बातें समझ आ रही है, ठीक है। मैं जो कहना चाहती हूँ, मैं अपने भाव, अपने विचार आप तक पहुँचा पा रही हूँ और आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो ये जो काम मैं कर रही हूँ ये वाक्य के माध्यम से कर रही हूँ, ठीक है। तो वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है सार्थक शब्दों का समूह। तो इसकी अगर परिभाषा पूछी जाए तो सार्थक शब्दों का समूह या सार्थक पदों का समूह, ठीक है, जो क्रम में हो, व्यवस्थित हो और जो अपने विचार दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम हो, ठीक है, उन सभी को हम कहते हैं वाक्य। जैसे मैंने ये लाइन बोली कि उन सभी को हम वाक्य कहते हैं, ये भी अपने आप में एक वाक्य हो गया। यानी ऐसे सभी जो शब्दों के क्रम से मिलाकर हम अपनी जो बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपने विचार पहुंचाते हैं, भाव पहुंचाते हैं, उन सभी को हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपका जानना ज़रूरी है। तो वो क्या है? तो देखिए, पहली जो चीज़ है वो है कर्ता और दूसरा कर्म तथा तीसरा जो है वो है क्रिया। अब ये सब क्या है? कर्ता, कर्म और क्रिया। ये वाक्य में क्या है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो वाक्य में जो कर्ता होता है जो काम करे, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, जो काम कर रहा है, वो व्यक्ति कर्ता कहलाता है। जैसे बहुत सारे उदाहरण मैं ले सकती हूँ। मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, यहाँ पर लिखने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ, तो कर्ता मैं, यानी जो काम कर रहा है, ठीक है। बच्चे सेब खा रहे हैं तो सेब खा रहे हैं, सेब खाने का काम कौन कर रहा है? बच्चे, तो कर्ता कौन हुआ? बच्चे। तो इस तरह से जो काम करे या जिसके बारे में बात की जाए वो कर्ता होता है। दूसरा कर्म। कर्म क्या है? तो देखिए, कर्ता ने अपना काम किया, लेकिन इस काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? वो कर्म है। यानी कर्ता के काम का प्रभाव जिस पर पड़े, ठीक है। तो कर्ता के काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो होता है कर्म। उदाहरण वही लिख लेती हूँ मैं, जैसे कि मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हूँ। तो जो ये शब्द मैंने बोला, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हूँ, ये जो वाक्य बोला है, इसमें कर्ता हो गया मैं, क्योंकि लिखने का काम मैं कर रही हूँ, कर्ता मैं। जो मैं लिख रही हूँ उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो इस व्हाइट बोर्ड पर, या अगर वाक्य में ब्लैक बोर्ड यूज़ किया जाता है तो ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर उस लिखने का प्रभाव पड़ रहा है। तो कर्म कौन सा शब्द हुआ? जिस पर प्रभाव पड़े, यानी वो ब्लैक बोर्ड जिसके बारे में वाक्य में बात की जा रही है। आगे बात करते हैं क्रिया। तो क्रिया के ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर भी मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि जो काम वाले शब्द होते हैं, काम वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जिस काम का संबोधन हो रहा है ना, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, खेलना, पीना, इस तरह से हमें पता चले, जिन शब्दों से हमें पता चले कि कौन सा काम हो रहा है, वो काम वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि वाक्य में इन तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, कर्ता, कर्म, क्रिया। कभी कभी ऐसा होता है कि कर्ता का लोप हो जाता है, उनको अकृत्रिवाच्य वाक्य भी कहते हैं। कर्ता का लोप हो जाता है उसमें और कर्म और क्रिया होती है केवल। जैसे
साइकिल चला लो, खाना बना लो, ऐसे शब्दों में हमने कर्ता का लोप कर दिया, यानी जिस व्यक्ति को हम कह रहे हैं ये काम करने के लिए, उस व्यक्ति का ना तो हमने नाम लिया और ना उसके नाम की जगह पर किसी सर्वनाम का प्रयोग किया, तो वहाँ पर हमने कर्ता का लोप कर दिया। तो ऐसे वाक्य भी हो जाते हैं। अब देखिए, ये तो आपने जाना वाक्य के बारे में, वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य में क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं वाक्य के तत्व कौन से होते हैं। वाक्य के तत्व जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जिनके बारे में आपका जानना आवश्यक है। तो देखिए वाक्य के तत्व के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे योग्यता की। अब ये योग्यता क्या है, यानी जो भी हम वाक्य बना रहे हैं, जैसे मैं इस वाइट बोर्ड पर लिख रही हूँ, ये एक वाक्य है, या फिर बच्चे सेब खा रहे हैं, ये एक वाक्य है, या फिर मैं खाना बना रही हूँ, ये एक वाक्य है। जो भी वाक्य हम बनाएं, अपनी बात कहते हुए जो भी हम बात कहना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं, उनको रखने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं, वो शब्द, उन शब्दों का चुनाव उस वाक्य के लिए योग्य होना चाहिए। ठीक है, उन शब्दों का चुनाव वाक्य के लिए योग्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक वाक्य ले लेते हैं उदाहरण के लिए, मैं प्लेट खा रही हूँ। देखिए, सारे शब्द सार्थक शब्द है ना, सारे सार्थक हैं, क्योंकि हर एक शब्द का अपना एक अर्थ है जो की बात जो है श्रोता तक, सुनने वाले तक पहुंचा रहा है। सारे शब्दों का अर्थ है, सारे सार्थक शब्द समूह है, लेकिन योग्य नहीं है। ये जो वाक्य है ये योग्य नहीं है। कोई भी इस वाक्य को पढ़ेगा तो हंसेगा। क्यों? प्लेट कौन खाता है ना, यही पूछेगा, प्लेट कौन खाता है। तो यहाँ पर ये जो शब्द का चुनाव हमने इस वाक्य के लिए किया, ये चुनाव हमारा गलत हो गया, तो ये सही वाक्य नहीं कहलाएगा, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसकी जगह अगर मैं खाना लिख देती तो इस शब्द का चुनाव, सार्थक शब्द दोनों है, हमें पता है कि प्लेट किस चीज़ को कहते हैं, खाना किस चीज़ को कहते हैं, दोनों शब्द सार्थक है, लेकिन चुनाव सही शब्द का होना चाहिए उस वाक्य के अनुसार। तो यहाँ पर अगर हम खाना शब्द का चुनाव करेंगे इस वाक्य को लिखते वक्त तो वाक्य सही होगा, लेकिन अगर मैं प्लेट शब्द का चुनाव करती हूँ तो वाक्य आपका अयोग्य हो जाएगा। तो यही होती है एक वाक्य में योग्यता। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं चिमटे से रोटी पका रही हूँ, तो वाक्य बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि रोटी हम जब बनाते हैं तो चिमटे का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर मैं यही कह दूं कि मैं चम्मच से रोटी बना रही हूँ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि चम्मच से रोटी नहीं बनाई जा सकती। तो एक वाक्य में सार्थक शब्द तो होने ही चाहिए, लेकिन शब्दों का चुनाव भी योग्य होना चाहिए, सही होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, जो इसका दूसरा तत्व है वो है आकांक्षा। ठीक है, आकांक्षा, आकांक्षा यानी यहाँ पर हम लेंगे जिज्ञासा शब्द से। आकांक्षा मतलब जिज्ञासा, और जिज्ञासा हम किसे कहते हैं? जानने की इच्छा। ठीक है, जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा। तो देखिए यहाँ पर ऐसे शब्दों का चुनाव जिसमें जानने की इच्छा हो। ठीक है, जिसमें जानने की इच्छा हो। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एक वाक्य ले लेती हूँ कि साइकिल चला रहे हैं। अब देखिए सार्थक शब्दों का समूह है, बिल्कुल ठीक, सही, सभी अपने क्रम पर आए हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन जब आपने ये वाक्य पढ़ा कि साइकिल चला रहे हैं, तो आपको जानने की इच्छा हुई कि कौन साइकिल चला रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको जानने की इच्छा हुई कि कौन है जो साइकिल चला रहे हैं।
इसमें बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, बच्चे साइकिल चला रहे हैं, लड़के साइकिल चला रहे हैं, बुजुर्ग साइकिल चला रहे हैं, मतलब आप जो भी शब्द इसमें लगाना चाहो तो ये जानने की इच्छा है, और जब तक हम उसका आंसर नहीं देंगे ये जिज्ञासा बनी रहेगी। तो एक अच्छे वाक्य की योग्यता ये भी है, मतलब उसमें तत्व ये भी होता है आकांक्षा, जिसमें जानने की इच्छा बनी रहे। अगर मैं यहाँ पर एक शब्द ऐड कर दूँ, एक कर्ता ऐड कर दूँ, क्योंकि इसमें कर्ता का लोप था, कर्ता ऐड कर दूँ बच्चे शब्द, तो ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अब हम बात कर लेते हैं क्रम की। क्रम जैसा कि अभी आपने देखा था कि इसी वाक्य को हम ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये जो शब्द है हमारा बच्चे, इसको मैं यहाँ पर ना लिखूं, ठीक है, यहाँ ना लिखूं और मैं इस शब्द को लिख दूं यहाँ पर, यहाँ बीच में, यानी मैं अगर ऐसे लिख दूं कि साइकिल चला बच्चे रहे हैं, साइकिल चला बच्चे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी बात कहने वाले ने सुनने वाले को पहुंचा दी है, थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया है, लेकिन सार्थक शब्द भी है, लेकिन इन्हीं सार्थक शब्दों का जो क्रम है वो गलत है। ठीक है, क्रम गलत होने से भी वाक्य अशुद्धियाँ होती हैं। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है वाक्य अशुद्धि का, जिसमें आपको शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य छांटना होता है। तो उसमें ये वाक्य के तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बारे में अगर आपको पता है तो आप सही आंसर चूज कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर साइकिल चला बच्चे रहे हैं, क्रम गलत हो गया। क्रम हमेशा जो होना चाहिए वो होना चाहिए पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया, यानी इसी क्रम में आपका जो वाक्य है वो होना चाहिए, जिसमें पहले कर्ता हो, फिर कर्म हो, फिर क्रिया। अगर यहाँ पर इस बच्चे शब्द को हम पहले लिख देंगे तो देखिए पहले कर्ता आ गया, फिर कर्म आ गया, फिर क्रिया आ गई, तो जो क्रम है वाक्य का वो बिल्कुल ठीक हो गया, तो ये वाक्य सही हो गया। अब आगे बात करते हैं, इसे मैं मिटा देती हूँ। देखिए आगे बात कर लेते हैं आसक्ति, और इस आसक्ति को हम सन्निधि भी कहते हैं, सन्निधि। अब ये क्या नया शब्द है, कौन सा नया तत्व है? तो देखिए आसक्ति और सन्निधि का जो मतलब होता है वो होता है निकटता। ठीक है, निकटता। तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर मैं दो तरह से आपको एक बार वाक्य लिख के दिखाती हूँ। जैसे बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, या फिर मैं लिख दूँ बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में। एक में तो आप कहेंगे देख करके, देखिए मैम इसमें आपने शब्द तो लिख दिए, लेकिन वो शब्द कौन सा है पढ़ने में नहीं आ रहा, क्योंकि सबके ऊपर एक ही शिरोरेखा है ना, सबके ऊपर एक ही शिरोरेखा मैंने लगा दिया। मतलब उनकी निकटता मैंने इतनी ज़्यादा कर दी कि इन शब्दों को पढ़ते हुए दिक्कत हो रही है कि कौन सा पूरा प्रॉपर शब्द है, नहीं पता चल रहा। अगर कोई बोल के बता दे कि मैंने ये वाक्य लिखा है तो ठीक है, लेकिन अगर बोल के नहीं बताया तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा वाक्य लिखा है। उसी तरह से इसमें, इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य में इतनी ज़्यादा दूरी कर दी गई है दो शब्दों के बीच में कि उसको भी पढ़कर ये लग रहा है कि ये जो शब्द है क्या इसी वाले वाक्य से रिलेट करता है, ये जो शब्द है इसी वाक्य का है या किसी और वाक्य का है, क्या बात कहने चाह रहे हैं यहाँ पर। तो जो आसक्ति है और सन्निधि है वो ये जो वाक्य का तत्व है ये कहता है कि वाक्य के शब्दों के बीच में उचित दूरी होनी चाहिए। ठीक है, ना तो बहुत कम ऐसे, ना तो ऐसी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा
ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सार्थक शब्दों का समूह, इतनी मतलब उचित दूरी, एक उसको लिखते समय उचित दूरी का हमें प्रयोग करना है, ताकि जिससे पता चलता रहे कि वाक्य कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पर खत्म हो रहा है। तो ये है आसक्ति और सन्निधि। देखिए अब बात करेंगे सार्थकता की। सार्थकता, सार्थक शब्द के अंदर ही छुपा हुआ है अर्थ। अर्थ यानी मतलब, यानी ये वाक्य का वो तत्व है जो कह रहा है कि वाक्य में जितने भी शब्द हैं वो सार्थक होने चाहिए। ठीक है, सार्थक शब्द। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि पानी पीजिए, ठीक है, दोनों सार्थक शब्द हैं। और यहाँ पर मैं लिख दूँ पानी वानी लीजिए, तो ये देख लीजिए, एक में दोनों शब्द सार्थक हैं, लेकिन दूसरे में एक शब्द जो वानी है ये पानी के साथ ऐसे ही आ गया है। निरर्थक शब्द है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसके साथ आ गया। तो ये जो क्या कर रहा है, ये वाक्य को अशुद्ध कर रहा है अपनी निरर्थकता से। यानी यहाँ पर ये यही कह रहा है कि वाक्य में जो आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो सारे के सारे सार्थक होने चाहिए। निरर्थक शब्द आपको प्रयोग नहीं करने हैं वाक्य में, वो अशुद्ध हो जाता है। आगे हम बात करेंगे, जो अगला और अंतिम तत्व है हमारा वो है अन्वय। अन्वय, ठीक है, वह है ये वह। अन्वय, देखिए अन्वय बात करता है कि वाक्य में जो कर्ता में लिंग हो, वचन हो, कारक हो, क्रिया हो, कुछ भी हो, वो एक सही क्रम में होना चाहिए, सही तरीके से यूज होना चाहिए। लिंग का प्रयोग, संज्ञा का प्रयोग या सर्वनाम का प्रयोग जो है उचित तरीके से किया जाना चाहिए। जैसे अगर मैं शब्द यहाँ पर लिख दूँ कि मैं बैठ जाइए, सारे शब्द जो हैं सार्थक है, लेकिन फिर भी वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं शब्द नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आप शब्द आना चाहिए। ठीक है ना, आप बैठ जाइए, ठीक है, या फिर मैं बैठ जाऊंगा। यानी जो आपका वाक्य जो आपने चुने हैं उसमें जो संज्ञा सर्वनाम है, जो विशेषण शब्द चुने हैं, जो क्रिया शब्द चुने हैं, वो लिंग और वचन के आधार पर उसके अनुसार होने चाहिए। ठीक है, वाक्य में। अब जैसे यहाँ पर मैं बोल दूँ कि बच्चे सेब खा रहा है। देखिए वाक्य मैंने लिखा, सारे सार्थक शब्द हैं, है ना, क्रम में भी है वाक्य, सब कुछ है, लेकिन गलती कहाँ है कि बच्चे सेब खा रहा है। अब या तो हम इस शब्द को बदल दें या फिर हम इसे बदल दें, तभी वाक्य ठीक होगा, है ना। या तो हम बच्चा की जगह कर दें बच्चे, बच्चा कर दें कि बच्चा सेब खा रहा है, तो भी ठीक हो जाएगा। या फिर हम कर दें कि बच्चे सेब खा रहे हैं, है ना। या तो हम इसमें बदलाव करें या उसमें बदलाव करें, तब वाक्य ठीक होगा। तो ये है हमारा अन्वय, यानी जो वाक्य है उसमें जो क्रिया आई है, शब्द जो विशेषण शब्द आए हैं, वो आपके कर्ता के अनुसार यानी संज्ञा सर्वनाम के अनुसार, लिंग के अनुसार होने चाहिए। अब बात करेंगे, ये तो हो गए वाक्य के तत्व जिनके बारे में आपने जाना। वाक्य के तत्व के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वाक्य के अंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाक्य के अंग। तो देखिए वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक है, उद्देश्य और विधेय। अब ये चीज़ें क्या है, उद्देश्य और विधेय क्या है ये? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि वाक्य में 3 चीज़ें लिखी जानी बहुत ज़रूरी होती है, कर्ता, कर्म, क्रिया। तो उद्देश्य हम ज़्यादातर कर्ता को कहते हैं,
जो व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है, जिस काम के बारे में बात की जा रही है, वो है हमारा उद्देश्य। और जो कुछ भी उसके बारे में कहा जा रहा है, जो कुछ भी उसके बारे में बोला जा रहा है, वो है हमारा विधेय। ठीक है, तो यहाँ पर देखी जाए, जिसकी बात की जाए, ये है उद्देश्य। और जो बात कही जाए, ये हो गया विधेय। चलो अब मैं एक वाक्य लिखती हूँ, जल्दी से कोशिश करना उसमें उद्देश्य और विधेय को ढूंढने की। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, बच्चा सेब खा रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है सबने ढूंढ लिया होगा, बहुत आसान है। किसके बारे में बात हो रही है? तो बच्चे के बारे में। बच्चा, ये हो गया उद्देश्य। और क्या बात हो रही है इसके बारे में कि ये सेब खा रहा है, तो ये पूरा हो गया आपका विधेय। ठीक है, जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य, और उसके बारे में जो भी बात कही जाए वो विधेय। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कई बार उद्देश्य को हम इतना बड़ा लिख देते हैं कि हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। अगर मैं इसी वाक्य को ये लिख देती कि एक छोटा प्यारा बच्चा सेब खा रहा है, एक छोटा प्यारा बच्चा सेब खा रहा है, तो देखिए इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? बच्चे के बारे में। उद्देश्य यही है। लेकिन ये जो शब्द हैं ये क्या है? क्या ये उद्देश्य है? ये विधेय है? क्या है? तो देखिए ये जो सारे शब्द आए हैं ये इस बच्चे के लिए आए हैं और बच्चे की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये पूरा का पूरा उद्देश्य का ही काम करेगा। ठीक है, यानी अगर संज्ञा सर्वनाम शब्द के लिए कोई विशेषण शब्द उसको प्रयोग किया जा रहा है तो वो उद्देश्य का ही काम करेगा। अब यहाँ पर एक वाक्य ले लेती हूँ यहाँ पर, जैसे कि 10 मुख वाले रावण की अयोध्या के राजा राम द्वारा हार हुई। मैंने ये एक वाक्य बना दिया कि 10 मुख वाले रावण की अयोध्या के राजा राम द्वारा हार हुई। तो देखिए ये इतना बड़ा वाक्य है कि इसमें आपको एक बार तो सोचना पड़ेगा कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो आपको यही दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य, और जो बात उसके बारे में कही जाए वो विधेय। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हार किसकी हुई है? तो रावण की हार हुई है। ठीक है, देखिए ये रावण की हार हुई है। लेकिन ये जो 10 मुख वाले जो शब्द आए किसके लिए आया है? रावण के लिए। तो ये जो पूरा है 10 मुख वाले रावण, ये हो गया आपका उद्देश्य। और अयोध्या के राजा राम द्वारा हार हुई, ये पूरा हो गया आपका विधेय। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसे हम जो ये बढ़ा चढ़ाकर कर्ता के बारे में बात की जाती है, इसको हम उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार भी कहते हैं। ठीक है, ये जो हमने अगर उद्देश्य को बड़ा कर दिया तो उद्देश्य का विस्तार, और यहाँ पर देखिए हमने विधेय को भी बड़ा किया है। राम के भी पूरी हमने प्रशंसा यहाँ पर की कि अयोध्या के राजा राम, हम श्री राम भी बोल सकते थे, सिर्फ केवल राम भी बोल सकते थे, बात हमें समझ आती, लेकिन हमने यहाँ पर बोला अयोध्या के राजा राम, तो ये हो गया विधेय का विस्तार किया है यहाँ पर। ठीक है, तो वाक्य में कई बार उद्देश्य और विधेय का विस्तार भी होता है, उस चीज़ को भी आपको ध्यान से देखना है। अब जो लास्ट बात है वो मैं आपको बता दूं कि उद्देश्य वाक्य के भेद कितने हैं। वाक्य के भेद, तो देखिए वाक्य के 2 भेद हैं, मतलब वाक्य के तो बहुत सारे भेद हैं, लेकिन यहाँ पर हम वाक्य के 2 आधारों पर भेद की चर्चा करेंगे। यानी एक तो होगा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद,
और दूसरा हम बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, तो दो आधारों पर बात करेंगे वाक्य के भेद की। इसके आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। एक वीडियो बनेगी अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जिसमें समझाया जाएगा, और अगली वीडियो बनेगी रचना के आधार पर वाक्य भेद जिसमें समझाया जाएगा। तो आज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, उससे आपको बीच में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप ज़रूर उसमें लिखें ताकि मैं आपको उस नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।